एक शब्द हमने जीवन में कई बार सुना है और इस शब्द का महत्व भी अपनी बढ़ती उम्र के साथ बहुत गहरे से जाना और समझा है। दूरदृष्टि, दूरदृष्टा और दूरदर्शिता। एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ये दूरदृष्टा हुआ और उसके पास में एक दूरदृष्टि थी, जिससे कि आज की स्थितियों में चलते हुए इसने भविष्य का आकलन करके अपने जीवन का कार्य संपन्न करने का प्रयास किया। वहां जाकर जमीन खरीदी, जिसके बारे में कोई व्यक्ति आज की तारीख में सोच ही नहीं सकता था, या आज से 25 वर्ष पूर्व सोच नहीं सकता था। हजारों में खरीदा गया जमीन का टुकड़ा आज लाखों में पहुंच के रह गया। तो उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि इसके पास में विजुअलाइज करने की एक अप्रोच बहुत गहरे से जीवन के भीतर रही। और जिस व्यक्ति के पास भी विजुअलाइज करने की अप्रोच है, दूर दृष्टि है या दूर की सोच है, उसके जीवन में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छे से स्थापित रहता है। ये हमने विश्लेषण और जो निज अनुभव ज्योतिष के माध्यम से जीवन में आते हैं उसके द्वारा जांचा और परखा भी है। आज ऐसे ही एक उदाहरण के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। उसके बाद वृषभ लग्न की कुंडली हो और देव गुरु बृहस्पति 12 ही भावों के भीतर किस तरह का प्रभाव देंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। एक व्यक्ति ने 150 वर्ष पूर्व एक व्यापार की एक शहर से शुरुआत की और वो शहर उसका स्वयं का नहीं था, नेटिव उसकी कोई और थी। धीरे धीरे जाकर अपनी जड़ें जमाई, बहुत अच्छे से व्यवहार कुशलता के साथ चलता चला गया। पूरे जीवन की जद्दोजहद स्थापित करके एक व्यापार को उसने बहुत बेहतर लेवल के साथ में स्थापित किया। उसके जीवन का अवसान आया, पुत्र ने उस व्यापार को संभाला, निखारा और उस व्यवसाय को एक शहर से निकालकर अन्य शहरों में फैलाना शुरू कर दिया। तीसरी पीढ़ी आती है जो उसको तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य करती है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का उसमें यूसेज लाया जा सकता है। चौथी पीढ़ी उसको ग्लोबल ब्रांड बनाकर रख देती है। तो प्रत्येक पीढ़ी के पास में विजुअलाइज करने की एक अप्रोच थी, सोच की स्थितियां थी, जिसने कहीं न कहीं भावी भविष्य की स्थितियों का आकलन किया और पोजीशंस को चेंज करने का प्रयास किया। आज की मेहनत के साथ ही साथ में उस मेहनत से जो लाभ मिल रहा है उसको भविष्य में किस तरह से निरूपित किया जा सकता है, किस तरह से कार्य में लाया जा सकता है, ये प्रत्येक क्षेत्र के अंदर लागू होने वाली स्थिति है। जब भी शेयर मार्केट संबंधी बातचीत की जाती है तो लोग यही सलाह देते हैं कि आप लॉन्गर टर्म की पोजीशंस में इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आपके पास में रुपया और पैसा लिक्विडिटी के माध्यम में है। तो कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, एक स्पोर्ट्स को सीखना शुरू करती है तो उसको टारगेट दिया जाता है 10 से 15 वर्ष का। जब एक छोटा सा बच्चा कर्मकांड सीखना शुरू करता है अपनी कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ में, तो उसको ये कहा जाता है कि 15 से 20 वर्ष तक ज्योतिष विज्ञान की स्थितियां, कर्मकांड की स्थितियां जब जीवन में समाहित रहेगी, ये माहौल तुम्हारे चारों ओर रहेगा और जिस दिन स्वयं की कुंडली से मुक्त होकर तुम दूसरे स्तर की तरफ जाने की शुरुआत करोगे तो उसी दिन बहुत अच्छे से जीवन में इस विद्या के अध्ययन के एक तरह से शिक्षार्थी हो पाओगे, यानी कि सीखने की पोजीशंस के अंदर आ पाओगे। तो ये है दूरदर्शिता, ये है भावी भविष्य के साथ वर्ष दर वर्ष चलने वाली मेहनत और प्रत्येक कार्य जो भी चल रहा है उसका अंततोगत्वा लक्ष्य क्या है, उसमें हमने किस तरह की पोजीशंस को अपने दिमाग में बिठा कर रखा है, ये जानना और समझना प्रत्येक कार्य में आवश्यक रहता है। क्योंकि प्रत्येक दिन परिवर्तनशील है, ग्रहीय व्यवस्था परिवर्तनशील है, व्यक्ति की सोच परिवर्तनशील है। आज आप किसी रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं और 5 वर्ष बाद क्या सोचेंगे, ये सब कुछ सिचुएशनल पोजीशंस के साथ में डिपेंड करता है। किंतु व्यक्ति की आदत है कि वो जब भी योजनाएं बनाएगा तो भावी भविष्य की बनाएगा और आशंकाओं के साथ में चलेगा तो कल के दिन को सबसे सामने रखने वाला होगा। इस पोजीशन को सेग्रीगेट करके देखने की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहती है। तो हम आज यहां चर्चा की शुरुआत इस उदाहरण के बाद में करते हैं वृषभ लग्न के साथ में। शुक्र जो कि भौतिकता, शुक्र जो कि इंट्यूशन की पावर, शुक्र जो कि चमक और दमक के साथ में व्यक्ति के जीवन को लेकर चलने वाले होते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि व्यक्ति जब भी भौतिकता से आध्यात्मिकता के सफर की ओर जाता है तो उसको मालूम चल पाता है कि मैं कौन से सफर की तरफ हूं, वहां
क्या स्थितियां थी और यहां का आनंद क्या है, वो बहुत अच्छे से अंतर प्रतिध्वनित करने वाले होते हैं दैत्य गुरु शुक्र स्वयं। तो एक तो स्थिति ये, वहीं देवगुरु बृहस्पति जो कि कर्क में उच्चस्थ हैं, मकर में नीचस्थ स्थितियों के साथ में है, धनु उनकी मूल त्रिकोण है और मीन का स्वामित्व भी उनके पास में जब है, तो ऐसा ग्रह जो सबसे अधिक कारकत्व रखने वाला हो, ऐसा ग्रह जो कि ज्ञान के प्रति व्यक्ति की जिज्ञासाओं को जगाता हो, ऐसा ग्रह जो विदेश संबंधी कामकाज के साथ में जोड़ता हो, ऐसा ग्रह जो संतान सुख, संतान से सुख और संतान के साथ में मिलने वाले जितने भी लाभ हैं उन सबका पूर्ण रूप से आधिपत्य रख रहा हो, ऐसा ग्रह जो कि आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को जीवन के भीतर व्यवस्थित करके रखने वाला हो, ऐसा ग्रह जिसको पंचम, सप्तम और नवम 3 अमृतमयी दृष्टियां प्राप्त है। तो जब वृषभ लग्न की कुंडली हो, यह जान लेना अत्यधिक आवश्यक होता है कि 12 ही भावों में इस ग्रह के प्रभाव किस तरह से निकल कर आते हैं। जिस ग्रह को देव गुरु की संज्ञा है, वो ग्रह अपने आप में शब्दशः स्थितियों में जीवन में क्या रिफ्लेक्शंस देने वाला होगा समझ में आ जाता है। शुरुआत करते हैं हम यहाँ वृषभ लग्न के साथ में ही। देवगुरु बृहस्पति जब लग्नगत स्थितियों के भीतर विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ व्यक्ति की फैसिनेशंस के साथ में और स्पिरिचुअल अप्रोच के साथ में पूरे जीवन जद्दोजहद चलने वाली रहती है। गृहस्थ जीवन में कहीं न कहीं तनखियां आती है, किंतु व्यक्ति सुधार की ओर भी अगले क्षण चलने वाला हो जाता है। और इस व्यक्ति विशेष की सबसे अच्छी स्थिति ये रहती है कि शुक्र जो कि इंट्यूशन देते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो कि दूरदर्शिता देते हैं, जब ये समागम सामने आ गया तो व्यक्ति भावी भविष्य के अंदर जो भी आकलन करके निर्णय लेता है वो उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहती है। तो इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से शुरुआत से ही ऐसे व्यक्ति विशेष को चलना चाहिए। अपनी शिक्षा के ऊपर कई बार घमंड पनपता है, जो भी उसने ज्ञान को अर्जित किया है उसको लगता है कि जिन स्थितियों के साथ में मैं चल रहा हूं या जो ईश्वर ने मुझे सौंपा है उसकी आकंठ की स्थितियां उसके भीतर धीरे धीरे आती है। इसी वजह से कई बार परेशानियां भी निकलकर आती हुई सामने दिखाई देती है, किंतु भाग्य का सहयोग उस लेवल के ऊपर नहीं मिल पाता। अब आप ये कहेंगे कि अमृतमयी दृष्टि है, किंतु भाग्य का सहयोग आप कह रहे हैं कि उस लेवल के ऊपर नहीं मिल पाता। वजह इसके पीछे यह है कि देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अपने नीच राशि स्थान के ऊपर जब हो जाए तो फलाफल के अंदर हल्की सी कमी भी दिखाई देती है। उस लेवल के ऊपर बेटरमेंट की अप्रोच नहीं रहती। भाग्य के साथ में संघर्ष हमेशा बने रहते हैं और व्यक्ति किसी भी अपने से या बहुत क्लोज वन से मुलाकात करता है तो सबसे पहले यही निकलता है कि जब भी निर्णायक मौका जीवन के अंदर आया, भाग्य ने उस स्तर के ऊपर सहयोग नहीं दिया मुझे। ये कहीं न कहीं मुगालता या कहीं न कहीं एक गफलत पूरे जीवन बनी रहती है। किंतु आप देखें कि जब भी अष्टमेश की स्थितियां लग्न के भीतर हो और एकादशेश की स्थितियां लग्न के भीतर हो, उसकी संतति और साथ ही साथ में स्वयं के द्वारा हासिल किए गए अनुभवों की दूसरे लोगों को आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और वही उसके जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा माध्यम भी बनकर सामने आता है। ये एक तथ्यात्मक स्थिति। तो कुल जमाजोड़ मध्यम दर्जे के रिजल्ट देव गुरु बृहस्पति यहां लग्न में विराजित होकर देने वाले हो जाते हैं। सेकंड हाउस जो कि बुध का राशि स्थान हो गया, देव गुरु का कारकत्व प्राप्त स्थान हो गया, कारक भाव का नाश, और वहीं देवगुरु जब शत्रु राशि स्थान के भीतर विराजमान हो तो व्यक्ति आए हुए मौकों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता। कुटुंबीजन बार बार उसको ऑफर करते हैं, किंतु उनके साथ में जुड़कर आगे चलने की प्रवृत्तियां इतनी क्लैरिटी के साथ में नहीं आ पाती। खान पान के स्तर के ऊपर भी जो एक तरह से सेकंड हाउस की पोजीशंस का कहीं न कहीं शुमार रहता है, व्यक्ति उन आदतों से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, देखिए आप देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत और वृद्धि है, 5वें एस्पेक्ट से जब 6th हाउस को देखने वाले हो गए और वो भी शुक्र का ही राशि स्थान हो गया, तो खान पान की स्थितियों के अंदर जहां पर भी पोजीशंस बिगड़ी, उसके डाइजेस्टिव के ऊपर, आंतों संबंधित रोग के ऊपर, और जो दूसरी कई बार शरीर के अंदर डेफिशिएंसीज निकल के आती है जो उदर संबंधी हो,
उसमें परेशानियां नितांत तौर के ऊपर कई बार परेशान करने वाली होती है। किंतु जब भी ऐसा व्यक्ति किसी भी लोन को लेने की तरफ जाता है, यहां आप बहुत क्लियरली इस पोजीशन को देखेंगे कि जब सेकंड हाउस जो कि बुध का राशि स्थान है, भले ही देवगुरु बृहस्पति और बुध में एक शत्रुवत स्थिति है, किंतु बुध की पोजीशन हमेशा फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ में चलती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ मर्क्यूरी, बट इसके साथ ही साथ में जो बृहस्पति जब सेकंड हाउस के भीतर विराजमान हो गए और पांचवी दृष्टि से जब षष्ठ भाव को देखने वाले हो गए, तो जो भी ऋण लेंगे उसमें एक सारगर्भित अप्रोच बनी रहेगी। हिडन प्रॉब्लम्स को पहले दरकिनार करेंगे। अष्टम जो कि रिसर्च और हिडन के साथ में चलता है, जैसे ही सातवीं दृष्टि से यहां अष्टम को देखा, ऐसी प्रॉब्लम को सबसे पहले व्यक्ति अटेंटिव अप्रोच के अंदर देखता है और उसके बाद सॉल्यूशन की ओर जाने वाला होता है। कर्म की प्रतिध्वनि इस व्यक्ति के जीवन के भीतर लगातार बनी रहती है। एक व्यक्ति जिसको आप रात को 2 बजे फोन करते हैं किसी भी इमरजेंसी के अंदर, और ये मालूम होता है कि व्यक्ति फोन उठाएगा, जवाब देगा और मेरी मदद करने वाला होगा, ये व्यक्ति की कैलकुलेशन और उसके जीवन भर की पूंजी है। दूसरा व्यक्ति जिसको आप कॉल करते हैं, ये उम्मीद होती है कि इसने उठा लिया तब भी ठीक है, नहीं उठाया तो मुझे किसी और तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। किंतु जब भी देवगुरु सेकंड हाउस के भीतर विराजमान होकर कर्म को देखने वाले हो जाएं और वो शनिदेव का मूल त्रिकोण हो, अटमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा व्यक्ति विशेष लेकर चलता है और उसी के आधार पर उसके जीवन के अंदर जॉब और बिजनेस की जो लॉयल पोजीशंस है वो पे करने वाली हो जाती है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं आप देखें कि जब भी लाभ भाव का अधिपति सेकंड हाउस के भीतर विराजमान हो जाए, सर्वांगीण सुख की स्थितियां जीवन में बारंबार प्रतिध्वनित होती है और उसी के आधार पर वो अपने लिए अर्थोपार्जन को भी स्वीकार करने वाला हो जाता है। किंतु जो भी निर्णायक मौका आता है, वाणी ऐसे समय में ही उस व्यक्ति को धोखा देती है। ये भी एक प्रवृत्ति यहाँ स्पष्ट स्तर के ऊपर देखने को मिलती है। तो वहीं आप देखें कि पराक्रम भाव में देवगुरु जब उच्चस्थ विराजमान हो गए, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर 2 निर्णायक प्रवृत्तियां, या तो देवगुरु की पोजीशन 10th हाउस के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो या फिर इनकी पोजीशन 3rd हाउस में स्ट्रांग होल्ड लिए हुए हो, तो जो भी कॉर्पोरेट कल्चर की पोजीशंस है वहां पर एक नेक्स्ट स्टेप मिलता है। महत्वाकांक्षाओं पर जब नियंत्रण रहे, और वो भी वास्तविक नियंत्रण। कई बार ऑफिस कल्चर के अंदर व्यक्ति दिखाने का प्रयास करता है कि मैं कामकाज में लॉयल हूं, और दूसरे व्यक्ति की पोजीशंस दिखावटी नहीं होती, वो वाकई में लॉयल होता है। और जो भी ऊपरी अधिकारी जिन्होंने अनुभव लेकर अपने जीवन का एक स्तर हासिल किया है, वो जानते हैं कि कौन दिखा रहा है और कौन वास्तविक हद के अंदर लॉयल है। पराक्रम भाव के देवगुरु बृहस्पति ऐसे ही पोजीशंस के अंदर व्यक्ति की रगों के भीतर ऐसी ईमानदारी को डालने वाले हो जाते हैं जो कॉर्पोरेट कल्चर, शासन प्रशासन की सेवाएं, साथ ही साथ में प्रोफेशनल लाइफ में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बड़े लेवल के साथ लेकर चलने वाला होता है। तो वहीं जब व्यक्ति ईमानदार है, जब व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखे हुए है, तो भाग्य की सूचनाएं निरंतर तौर के ऊपर उसके साथ चलने वाली होती है। और आध्यात्मिक चेतना बारंबार ये बताती है कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, हमको किस जर्नी की ओर निकलना है। आज मुझे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, कल मुझे सोशल एक्चुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चेतनाओं की भी आवश्यकता होगी। 3rd हाउस की पोजीशन ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करने वाली हो जाती है। ऐसे लिहाजा लाभ, पराक्रम, गृहस्थ जीवन का सुख, भाग्य, ये सब कुछ उसके भीतर समाहित रहने वाला होता ही होता है। वहीं आप देखें कि जब भी हम चतुर्थ भाव में देवगुरु की चर्चा करते हैं, मानसिक सुख सबसे पहले स्थापित होता है। ऐसा व्यक्ति बारंबार अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता है। अगर वो 20,000 की सर्विस कर रहा था, जब 40,000 पे पहुंचता है, 50,000 पे पहुंचता है, तो बारंबार ईश्वर को धन्यवाद देता है। द्वितीय केंद्र के भीतर की पोजीशन है कि आपने जो दिया वो मुझे कृतज्ञता के साथ में लेकर चलने वाली पोजीशंस को बारंबार सामने ला रहा है। मैं कर्म के साथ में चलूं, किंतु कर्म में ईमानदारी भी मौजूद रहे, ये संकेतक के तौर पर स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थितियां सामने आती है। तो वहीं पर माता के साथ में गहरे से जुड़ाव, कहीं न कहीं नेटिव प्लेस के साथ किसी कामकाज की शुरुआत और सर्विस इंडस्ट्री की तरफ फैसिनेट होना से व्यक्ति की एक बहुत बड़ी लालसा रहती है। सामाजिक सरोकारों के साथ भी कहीं न कहीं उसके एक्सपेंसेस पूरे जीवन निकलने वाले दिखाई देते हैं। अब चर्चा पंचम भाव की
पंचम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो गए तो सर्वप्रथम आप देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र के प्रति रुझान बहुत ज्यादा रखता है, अपनी संतान से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है। तो वहीं शिक्षा और उच्च शिक्षा संबंधी कामकाज से जुड़कर जीवन की स्थितियों को कहीं न कहीं निकालता है, या फिर पढ़ने और पढ़ाने के अंदर उसका रुझान बहुत गहराई से उपस्थित रहता है। आकस्मिक धन लाभ कई बार जीवन को व्यवस्थित करके चले जाते हैं। पैतृक संपत्ति के धन लाभ है, आपने कोई शेयर में इन्वेस्ट किए थे, पिताजी ने कोई ऐसी पूंजी किसी के पास में एक तरह से कोई कामकाज के अंदर जमीन आदि में लगाई थी, तो वो एकदम औचक रूप से लाभ की प्रवृत्ति को सामने लेकर आती है। और फिफ्थ हाउस की पोजीशन उसको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन में भी लेकर आती है। तो वहीं जब यहां लग्न भाव को देवगुरु देखने वाले हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस की स्थितियां और गहराई से जीवन में प्रतिध्वनित होने वाली होती है। इस बात से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो वहीं जब हम सिक्स्थ हाउस की चर्चा करते हैं तो आप देखिए कि यहां उदर संबंधी व्याधियां परेशान करती है। व्यक्ति को चमक दमक संबंधी कामकाज से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना चाहिए। जहां पर भी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में चलना हो, ऐसा कार्य उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा आगे नहीं पहुंचाता। किंतु विदेश संबंधी कामकाज में बहुत अच्छा नाम हासिल करना, वहां से धन लाभ की प्रवृत्तियों को लेकर आना, ये सब कुछ सार गर्भित स्थितियां रहती ही रहती है। शत्रु बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते, किंतु कई बार जो एक एंगर की पोजीशन होती है वो दूसरे लोगों में जेलसी को क्रिएट करने वाली होती है, या जिस डिसिप्लिन को आप लेकर चलते हैं वो दूसरे लोगों को तकलीफ देती है। अब डिसिप्लिन किस तरह से तकलीफ देता है, आप देखिए, आपके ऑफिस का टाइम 9:30 बजे है, आप प्रत्येक दिन 9:30 बजे पहुंचने वाले रहे। आपका उदाहरण दिया जाने लगा कि ये व्यक्ति के समय से घड़ी मिलाई जा सकती है, जब ये ऑफिस में आगमन करेगा आप घड़ी मिला लीजिए इसके आने के समय से, तो दूसरे लोग आपके उस डिसिप्लिन से जेलस होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, और वो कहीं ना कहीं शत्रुवत स्थितियों को पालते हैं। सिक्स्थ हाउस के देवगुरु बृहस्पति ऐसी पोजीशंस को भी कई बार रिफ्लेक्शन के अंदर लेकर आते हैं, किंतु फिर भी व्यक्ति अपनी पूरी ही कोशिशों के साथ में कर्मशील बना रहता है। सप्तम भावस्थ अगर देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन हो तो व्यापारिक जीवन के अंदर पूरे स्तर के ऊपर एक प्रोएक्टिव अप्रोच बनी रहती है। कब, कहां, किस तरह से बोलना है, जब ये प्रवृत्ति व्यक्ति के मन के भीतर आ गई तो उसको प्रत्येक क्षण सुना जा सकता है, प्रत्येक जगह सुना जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सुना जा सकता है। ये सारी ही क्वालिटी सप्तम भाव में विराजित होकर देवगुरु बृहस्पति बहुत बेटर लेवल के साथ में देते हैं। व्यापारिक साझेदारियों को कब तक निभाना है, किस तरह से लेकर चलना है, और कब उसको एक सुखद मोड़ देना है, ये सब कुछ सेवेंथ हाउस में विराजित जुपिटर एक बहुत बेटर लेवल के साथ में देते हैं। तो वहीं पर्सनैलिटी के रिफ्लेक्शंस के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से रहता है। वैसे तो आप मिलेंगे तो लगेगा कि इस व्यक्ति के अंदर उस स्तर का ज्ञान नहीं है, किंतु जैसे ही कोई इंटरव्यू की पोजीशन आई उसके भीतर का जो आत्मविश्वास है वो दुगनी चमक के साथ में प्रतिध्वनित होकर सामने आता है। ये एक बहुत मेजर लेवल की क्लैरिटी है। किंतु जब शुक्र प्रधान लग्न की कुंडली हो और महिला की कुंडली में सप्तम भाव में देवगुरु अगर मार्गी विराजमान हो जाए, वक्रगत नहीं हो, मार्गी हो, तो उस स्तर के ऊपर बहुत ज्यादा संभल कर कुंडली मिलान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। जब पुरुष की कुंडली एक स्ट्रांग होल्ड लिए हो तभी उस महिला की कुंडली के साथ में मिलान करके आगे बढ़ना चाहिए। ये भी स्मृतियों में आप अक्षुण्ण रखें। अष्टम भाव ये सबसे मजेदार स्थिति है देवगुरु की वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर। अष्टम भाव के भीतर जैसे ही देवगुरु विराजमान हो गए, एक तो जिज्ञासाएं अनंत होती है। ऐसा व्यक्ति आप देखिए कि स्कूल लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाली पोजीशंस के अंदर रहता है। कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्वयं से प्रश्न पूछना हो, जिज्ञासाएं अनंत स्तर के ऊपर जीवन के भीतर विराजमान रहती है। जब 8th हाउस के भीतर देवगुरु विराजमान हो जाए, विदेश संबंधी कामकाज के साथ ऐसा व्यक्ति अच्छा नाम कमाता है, तो प्रत्येक स्थिति को अचीव करके मानसिक सुख की स्थितियां भी उसके भीतर बहुत अच्छे से रहती है। रिसर्च संबंधी कामकाज ऐसे व्यक्ति का जो जीवन का सूर्योदय है वो बहुत अलग चमक और दमक के साथ करने वाले होते हैं। तो वहीं जब भाग्य भाव में नीचस्थ स्थितियों के भीतर देवगुरु विराजमान हो गए तो व्यक्ति के पराक्रम के अंदर तो कमी नहीं आने देते, किंतु भाग्य का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं रहता। जब भी कोई ऐसा ग्रह है, जब अपनी आप ये देखिए कि नीचस्थ स्थितियों में विराजमान हो तो अपनी अमृतमयी दृष्टि से उच्च राशि स्थान को देखने वाला हो जाता है, पराक्रम में वृद्धि रहती है। तो वहीं कई बार नौकरी छूटी, लगी, भाग्य का सहयोग नहीं मिला, किंतु अपनी मेहनत के अंदर कभी भी
कोर और कसर नहीं छोड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वहीं आध्यात्मिक चेतनाओं के प्रति लालायित तो रहता है, किंतु भौतिकताओं के अंदर उलझा हुआ, उसमें बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाता। शिक्षा संबंधी कामकाज के साथ में कोशिश करने के बावजूद जीवन उस सफलता के मानक को तय नहीं कर पाता है। 10th हाउस की पोजीशंस के अंदर जब देवगुरु विराजमान हो जाए तो आप देखिए कि एक तो पिता के साथ कामकाज की शुरुआत की, लंबे समय तक वो चल नहीं पाती, छूटती है। एक पोजीशन के बाद व्यक्ति नौकरी करता है, व्यापार की ओर जाता है, व्यापार के अंदर भी स्थायित्व लंबे समय बाद बैठ पाता है, किंतु उसकी जो आजीविका के साधन है और किसी न किसी गतिविधि के साथ में जो अर्थोपार्जन है वो निरंतर तौर पर चलते रहते हैं, उसमें रुकावट नहीं आती। जब भी ऋण आदि लेने की अवस्थाएं हो तो बहुत आसानी से उसके व्यक्तित्व के कारण ऐसे सारे ही कार्य परिपूरित होते हुए दिखाई दिए हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर अगर वृषभ लग्न की कुंडली हो, वहीं बुध की पोजीशन, वहीं पर अगर शुक्र की पोजीशन बेटर लेवल के साथ में हो और अगर देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के मूल त्रिकोण के भीतर विराजमान हो तो वैसा व्यक्ति कला के क्षेत्र के अंदर एक अच्छा नाम अचीव करता है, एक अच्छी इंटेलेक्चुअल विजडम को लेकर चलने वाला होता है। ये है 10th हाउस के देवगुरु बृहस्पति के साथ रिफ्लेक्शंस। तो वहीं एकादश भाव जो इनका स्व एक तरह से कारक भाव हो गया, यहाँ कारक भाव का नाश करने वाले हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो भी सर्वांगीण लाभ है वो बहुत देरी से मिलते हैं और व्यक्ति प्रत्येक सर्वांगीण लाभ के साथ कहीं न कहीं कमी देखता है। संतान सुख मिला, संतान कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कहने के अंदर नहीं रही, कम्युनिकेशन गैप या जनरेशन गैप की पोजीशन आई। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं इस पर बात करूंगा कि कम्युनिकेशन गैप किस तरह से हम एक कुंडली के अंदर देखें और जनरेशन गैप की पोजीशंस को किस तरह से हॉरोस्कोप के अंदर देखें। किंतु यहाँ वो दोनों ही स्थितियां जीवन भर साथ में रहती है। पराक्रम की पोजीशंस तो उसके साथ रहती है, किंतु लाभ से उसको कहीं न कहीं एक कमी और पेशी महसूस होती ही है। द्वादश भाव के अंदर जब देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए तो सबसे पहले मित व्ययी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति संकोची स्वभाव का होता है, ऐसा व्यक्ति जिज्ञासाओं के साथ में चलता तो है, किंतु उन जिज्ञासाओं की संतुष्टि के बाद में जो एक तरह से प्रेजेंटेबल पोजीशंस है उसमें इतने अच्छे रिफ्लेक्शंस नहीं दे पाता। ये एक कमी रहती ही रहती है। उदर संबंधी व्याधियां, पेट संबंधी दिक्कतें परेशान करते हुए दिखाई देती है, किंतु विदेश जाकर सेटल होना और अपने परिवारजनों को भी वहां बुलाना ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति हमेशा से रहती है। अंततोगत्वा मानसिक सुख बहुत अच्छे से मिलता है। तो ये था वृषभ लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का 12 ही भाव में प्रभाव। हम ऐसी ही चर्चाएं लेकर हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।